बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्माकोलॉजी में आज हम डिस्कस करेंगे एंटी डायरियल एजेंट। एंटी डायरियल एजेंट एंटी डायरियल एजेंट को पढ़ने से पहले आपको पता हो कि डायरिया है क्या। तो डायरिया है क्या? डायरिया में हमारे पास लॉस ऑफ स्टूल होती है मोर देन 3 टाइम अ डे। लॉस ऑफ स्टूल मोर देन 3 टाइम अ डे। इसमें लिखे लॉस ऑफ स्टूल मोर देन 3 टाइम्स या स्टूल वॉल्यूम ग्रेटर देन 200 ग्राम, तो फिर भी हम उसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये डायूरिया है। या स्टूल वॉल्यूम ग्रेटर देन 200 ग्राम। दो डिफिनीशन हमारे पास डायरिया की। एक, अगर स्टूल की लॉस ऑफ स्टूल हो मोर देन 3 टाइम अ डे तो वो डायरिया है। या स्टूल की जो वॉल्यूम है वो 200 ग्राम से ज़्यादा हो तो फिर भी वो डायरिया है। अब देखो इसमें हमारे पास काजेस, ये किस चीज़ की वजह से डायरिया होती है। तो डायरिया तब होती है जब पेरिस्टाल से ज़्यादा हो, तो इंक्रीज जीआईटी मोटिलिटी। पहला जो है हमारे पास इंक्रीज जीआईटी मोटिलिटी। अच्छा, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, अगर वाटर की एब्जॉर्प्शन जीआईटी से कम हो तो फिर उसकी वजह से भी डायरिया हो सकती है। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम जीआईटी। ठीक है। तीसरा, टॉक्सिन की वजह से भी हो सकती है। टॉक्सिन की वजह से सिक्रेटरी डायूरिया। टॉक्सिन टॉक्सिन की वजह से भी हो सकती है। और इसके साथ साथ ड्रग्स, कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारे पास ड्रग्स डायरिया होती है। फॉर एग्जांपल क्लेंडामाइसिन। अब आप बताएं कि फिर ये इसकी काजेस है, तो हम इस काजेस को ट्रीट करेंगे तो फिर डायरिया कम होगी। ये टॉक्सिन और इन्फेक्शंस, इसमें इन्फेक्शन, माइक्रोब्स। अच्छा, तो हम ये काजेस को ट्रीट करेंगे, इसकी वजह से फिर डायरिया ख़त्म होगी। तो पहले हम ऐसे ड्रग अगर दे दें कि जिसकी वजह से जीआईटी मोटिलिटी कम हो, तो या उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो हम कम कर दें। अब देखो, अच्छा, एंटी मोटिलिटी एजेंट जो पहले हमारे पास है वो क्या है? एंटी मोटिलिटी एजेंट्स। एंटी मोटिलिटी एजेंट है वो एजेंट्स है जो जीआईटी की मोटिलिटी को कम कर देते हैं। तो वो कौन सी है? लोपेरामाइड, डाइपेनक्सिलेट,
डाइपेनेक्सिन। इसके साथ हम एट्रोपिन भी ऐड कर देते हैं कि उसकी जो एट्रोपिन एट्रोपिन मस्कुरेनिक रिसेप्टर को इनहिबिट कर देते हैं। अब देखो इसका मैकेनिज्म किस तरह है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। Mechanism, it activate presynaptic neuron, presynaptic न्यूरॉन। इसकी वजह से क्या होती है, इनहिबिट द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन। और एसिटाइलकोलिन जब कम हो तो जीआईटी मोटिलिटी डिक्रीज, तो इसकी वजह से क्या होगी, डिक्रीज जीआईटी मोटिलिटी, डिक्रीज जीआईटी मोटिलिटी। और ये एजेंट हम यूज कर सकते हैं कहाँ पे, डायरिया के लिए ये यूज होते हैं, डायरिया। साइड इफेक्ट इसकी क्या है, ये मीगाकोलान कराता है और इसके साथ साथ अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीएस डायरिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और इसके साथ इन्फेक्शियस डायरिया, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं डायरिया। साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट ये कराता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, और मीगा कोलोन। इसका ये अल्सरेटिव कोलाइटिस और मीगा कोलोन क्यों कराता है, अब देखो ये हमारे पास इंटेस्टाइन है, इसकी मोटिलिटी अगर कम हो जाए तो मतलब ये रिलैक्स, इस तरह रिलैक्स होगी। जब ये रिलैक्स, मीगा कोलान में हमारे पास जो कोलान है, कोलान लार्ज इंटेस्टाइन, वो ऑलरेडी रिलैक्स्ड है। अब आप मजीद भी ये क्या करते हैं, उसकी मोटिलिटी को कम कर देते हैं, मजीद ये रिलैक्स कर देते हैं, तो इसकी वजह से मीगा कोलान होगी। अब दूसरा जो हमारे पास है वो एड्जॉर्बेंट है, एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट हमारे पास बाइंड टॉक्सिन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका किस तरह है, these agents bind toxin। अच्छा, ये टॉक्सिन को बाइंड कर देता है, तो देखो ये जब टॉक्सिन को बाइंड करे तो फिर टॉक्सिन स्टूल में जाएगी तो बॉडी से रिमूव होगी और उसकी वजह से जो सिक्रेटरी डायरिया है वो खत्म होगी। अच्छा, तो ये एजेंट्स हम टॉक्सिन, उसकी वजह से डायरिया होती है, सिक्रेटरी डायरिया। अच्छा, ये हमारे पास जो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से वो जो फ्लूइड फ्लूइड बाहर निकल सकते हैं और इसकी वजह से डायरिया होती है। अब देखो इसमें हमारे पास एक्टिवेटेड चारकोल है, एक्टिवेटेड पिछले एनआरई स्टेप 1 में ये एमसीक्यूज आया था, अगर पॉइजनिंग हो जाए, पॉइजनिंग हो जाए तो फिर आप क्या देंगे, पॉइजनिंग कोई जहर खा ले तो उसके, तो फिर ट्रीटमेंट में आप हम क्या देंगे, एक्टिवेटेड चारकोल क्या कराता है,
टॉक्सिन, तो वो टॉक्सिन ये बाइंड कर देगा, वो बॉडी से निकालेगा। तो एक्टिवेटेड चारकोल हम डायरिया के लिए भी दे सकते हैं और आल्सो यूज फॉर जीआईटी पॉइजनिंग और ओवरडोज, आल्सो यूज्ड फॉर जीआईटी पॉइजनिंग। ओवरडोज, ठीक है। हाँ, लेकिन इसको हम ये भी दे सकते हैं। दूसरा हमारे पास है कोलिन इन पेक्टिन। कोलिन और पेक्टिन क्या कराता है, ये भी बाइंड टॉक्सिन। और तीसरा बिस्मुथ सब्सिलिसाइलेट। बिस्मुथ सब्सिलिसाइलेट बाइंड टॉक्सिन और एंटी सेक्रेटरी भी है, एंटी सेक्रेटरी। अब देखो, बिस्मुथ सब्सिलिसाइलेट का जो साइड इफेक्ट है ये रेस सिंड्रोम कराता है। बिस्मुथ सब्सिलिसाइलेट का साइड इफेक्ट क्या है, राइस सिंड्रोम। राइस सिंड्रोम में क्या होते हैं, फ्यूर, फटीग, कंफ्यूजन। फर्स्ट स्टेज में हमारे पास फ्यूर होती है, फटीग होती है, कंफ्यूजन। फर्स्ट स्टेज में हमारे पास क्या होते हैं, फर्स्ट स्टेज फ्यूर, फटीग, कंफ्यूजन। सेकंड स्टेज में फिर क्या, सीजर, अनकॉन्शियसनेस, कोमा, लिवर एनलार्जमेंट, और इसके साथ इंक्रीज इंट्राक्रीनियल प्रेशर। इंट्राक्रीनियल प्रेशर इंक्रीज होते हैं, इनकॉन्शियसनेस, कोमा, सीजर और लिवर एनलार्जमेंट सेकंड स्टेज में हो सकती है। और ये किस चीज की वजह से, बिस्मुथ सब्सिलिसाइलेट। तो ये कितने तरीके हो गए डायरिया के लिए। एक तो हम यूज कर सकते हैं एंटी मोटिलिटी एजेंट, दूसरा जो हम यूज करते हैं वो है एड्सॉर्बेंट, और माइक्रोब के लिए हम क्या दे सकते हैं डायरिया के लिए, अच्छा, माइक्रोब को किल करने के लिए हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं, प्लेजेल। तो तीसरा हमारे पास है मेट्रोनिडाजोल। ये ब्रांड नेम है प्लेजेल। प्लेजेल, ये प्लेजेल इसका ब्रांड नेम है। अब देखो, मेट्रोनिडाजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह है, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को रिलीज कर देता है और वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज माइक्रोब्स को किल कर देता है। इट रिलीज रिएक्टिव
ऑक्सीजन species, reactive oxygen species which can kill microbes, which can kill target microbes. तो ये क्या कराते हैं, इसके पास एक गन है और उसके थ्रू ये टारगेट माइक्रोब्स को किल कर देता है। सिंपल है, मतलब ये प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई सारे के सारे किल कर सकते हैं। अब देखो यूजेस, ये हम यूज कर सकते हैं जीआरडीएसएस में। जीआरडीएसएस जीआरडीएसएस होता है प्रोटोजोआ, जायरडिया लेम्बिया। जायरडिया लेम्बिया हमारे पास क्या है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। ये जायरडिया लेम्बिया जीआरडीएसएस कराता है। और जीआरडीएसएस में हमारे पास क्या क्या होती है, इसमें एक हमारे पास है डायरिया, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, इसमें डायरिया होती है, एब्डोमिनल पेन, ब्लूटिंग और नासिया। तो ये जायरडिया ये प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है। अब ये प्रोटोजोआ जायरडिया लेम्बा को किल करने के लिए हम क्या देंगे, मेट्रोनिडाजोल। यस, मेट्रोनिडाजोल। अब देखो दूसरा अमीबियासिस, अमीबियासिस दूसरा हमारे पास है अमीबियासिस, अमीबियासिस। अमीबियासिस हमारे पास एक प्रोटोजोआ है एंटामीबा हिस्टोलेटिका, एंटामीबा हिस्टोलेटिका। एंटामीबा हिस्टोलेटिका प्रोटोजोआ है, ये क्या है, प्रोटोजोआ। अच्छा, इसमें हमारे पास डायरिया होती है, डायरिया, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, फीवर। तो ये प्रोटोजोआ एंटामीबा हिस्टोलेटिका को किल करने के लिए हम क्या देंगे, मेट्रोनिडाजोल। जीआरडीएसएस एमीबियासिस दोनों में डायरिया होती है और इस माइक्रोब्स को किल करने के लिए हम मेट्रोनिडाजोल देंगे। अब ये जो मेट्रोनिडाजोल है, मेट्रोनिडाजोल हम दे सकते हैं एब्सेसिस में। तीसरा हम ये दे सकते हैं एब्सेसिस, एब्सेस में। अब एब्सेस और डेंटल इन्फेक्शन में, एनएरोबिक इन्फेक्शन जो भी है तो उसके लिए हम ये दे सकते हैं, एरोबिक, यस, एनएरोबिक और एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया भी एनएरोब्स की वजह से होती है, तो एस्पिरेशनल निमोनिया। तो इन कंडीशन में हम पस, हाँ हाँ, और उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन में ये बंद हो तो। अच्छा, अब देखो मेट्रोनिडाजोल प्लेजेल जो है उसकी साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट
ये साइड इफेक्ट किस चीज की है? प्लेजल की और मेट्रोनिडाजोल की। अब देखो, एक तो ये करा था, इसके टेस्ट मेटालिक टेस्ट होती है, मेटालिक टेस्ट। दूसरा ये कराता है डाई सल्फेराम लाइक रिएक्शन, डाई सल्फेराम प्लेजिल अगर अल्कोहल के साथ यूज किया जाए तो फिर उसकी वजह से डाई सल्फेराम लाइक रिएक्शन हो सकती है। इसमें लिख ले, इफ यूज्ड along with अल्कोहल। तो अल्कोहल के साथ अगर हम ये यूज करें तो फिर इसकी वजह से क्या होगी? डाई सल्फेराम लाइक रिएक्शन। डाई सल्फेराम लाइक रिएक्शन क्या है? डाई सल्फेराम लाइक रिएक्शन में हमारे पास हाइपोटेंशन होती है, हाइपोटेंशन, पल्पिटेशन, पल्पिटेशन, टेकिकार्डिया, हेडेक, नासिया एंड वोमिटिंग। तो ये हमारे पास हाइपोटेंशन, पल्पिटेशन, टेकिकार्डिया एंड नाजिया एंड वोमिटिंग इसमें हो सकती है, और डिजीनेस। ये क्यों अल्कोहल के साथ इस तरह होता है? अब देखो, हमारे पास जो अल्कोहल है, अल्कोहल अल्कोहल अगर अल्कोहल के साथ मेट्रोनिडाजोल यूज किया जाए तो देखो, अल्कोहल मिसाल के तौर पर इथानॉल, इथानॉल, तो ये इथानॉल कन्वर्ट होते हैं एसिटाल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड, और ये एसिटाल्डिहाइड फिर कन्वर्ट होते हैं एसीटेट में, और फिर एसीटेट कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। तो नॉर्मली ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ठीक है। अच्छा, इस पे ये एंजाइम काम कर देती है एसिटाल्डिहाइड, जब एसीटेट में कन्वर्ट होते हैं, यहाँ पे जो एंजाइम है वो है एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा, अब देखो, ये मेट्रोनिडाजोल जो है, मेट्रोनिडाजोल डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन में ये एंजाइम इनहिबिट होती है। प्लेजिल क्या कराते हैं? प्लेजिल या मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल ये इसको इनहिबिट कर देती है, ये एंजाइम एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिट कर देती है। तो फिर इसकी वजह से ये एसिटाल्डिहाइड एसीटेट में कन्वर्ट होगी, तो एसिटाल्डिहाइड ब्लड में होगी, एसिटाल्डिहाइड फिर ब्लड में होगी। इंक्रीज accumulation of acetal और ये एसिटाल्डिहाइड की अकोमुलेशन अगर ब्लड में ज्यादा हो तो उसकी वजह से क्या होगी? ये टॉक्सिक है, एसिटाल्डिहाइड हमारे पास टॉक्सिक है एंड काज रिएक्शन, और वो रिएक्शन क्या है? डाई सल्फिराम लाइक रिएक्शन। तो ये था मेट्रोनिडाजोल। देखो सिंपल, मेटालिक टेस्ट, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन क्या है? डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन में हाइपोटेंशन होती है, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन हो तो फिर उसकी कंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्या होगी? टेकिकार्डिया, पल्पिटेशन होगी, और इसके साथ हेडेक, नाजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस होगी। हाइपोटेंशन हो तो ब्लड को ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम तो डिजीनेस। अच्छा, अब ये क्या होता है? तो
नॉर्मल कंडीशन में इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं, फिर एसीटेट में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। अब ये एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस एंजाइम ये एसिटाल्डिहाइड को एसीटेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये मेट्रोनिडाजोल क्या कराता है, ये एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस को इनहिबिट कर देता है। अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो जाए तो फिर एसिटाल्डिहाइड एसीटेट में कन्वर्ट होगी नहीं, तो फिर ये एसिटाल्डिहाइड ब्लड में ज्यादा होगी, और एसिटाल्डिहाइड टॉक्सिक है और इसकी वजह से रिएक्शन होती है, और वो रिएक्शन डाइसल्फाइड लाइक रिएक्शन है। ये मेट्रोनिडाजोल हम नहीं देंगे, नहीं देंगे। मेट्रोनिडाजोल देंगे तो फिर उनको बताएंगे कि अल्कोहल का इंटेक न करें। ठीक है।